Hello students, we are here to learn about civil disobedience movement. This is the part 4 of my video related to chapter nationalism in India. So let's start. Government had turned down 11 demands raised by गांधी जी, यानी 11 मांगे रखी थी गांधी जी ने, उसको सरकार ने अब मना कर दिया, उसको मानने से इनकार कर दिया। अब गांधी जी के पास एक ही विकल्प बचा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करना। सॉल्ट लॉ का ब्रेकडाउन हुआ था 6 अप्रैल 1930 को, और इसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के शुरुआत के रूप में देखा जा रहा था। लोगों ने गांधी जी के बुलावे पे अपना रिस्पांस दिया, और मूवमेंट के प्रति जो लोगों का क्या रिएक्शन था, ये जो आंदोलन लॉन्च हुआ इसके प्रति लोगों का क्या रिएक्शन था। हजारों तादाद में जो लोग थे देश भर के भीतर नमक कानून को तोड़े थे, और इसके साथ साथ उन्होंने सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया, यानी नमक बनाया, और सरकारी फैक्ट्रीज के खिलाफ प्रदर्शन भी किया, उनके सामने पर समक्ष प्रदर्शन भी किया। विदेशी कपड़ों का विरोध हुआ, शराब की दुकानों को लूटा गया। छोटे छोटे किसान जो थे उन्होंने चौकीदारी टैक्स देना और रेवेन्यू पे करना, इन दोनों चीज़ों को मना कर दिया। जो भी गांव देहात में जो विलेज ऑफिशियल्स थे यानी अधिकारी थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, रिज़ाइन किया। जंगल में जो आदिवासी थे उन्होंने जंगल कानून को तोड़ा। कैसे? जंगल में प्रवेश करके वहाँ पे अपने मवेशियों को चराया और वहाँ से लकड़ियाँ उठा करके भी लाए। बाद में जब गवर्नमेंट अपने पुराने तरीके से यानी हिंसक तरीके से पेश आई तो लोग क्या हुए, लोग भी उसका जवाब उसी तरीके से दिया, हिंसक तरीके से ही दिया। अब सरकार का क्या रिएक्शन था, गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था? तो जो गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट, वह इस आंदोलन के डेवलपमेंट से बहुत चिंतित थी। उसने वापस से वही तरीका अपनाया, हिंसक तरीका अपनाया इस आंदोलन को कुचलने के लिए। बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की गिरफ्तारी हुई, लगभग 1 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई। सरकार ने कांग्रेस लीडर्स को एक एक करके गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। गांधीयन एक्टिविस्ट, एक गांधीयन कार्यकर्ता पेशावर से, जो कि अभी पाकिस्तान में है, जिनका नाम खान अब्दुल गफ़ार खान था, उनकी गिरफ्तारी हुई अप्रैल 1930 में। गुस्साई हुई भीड़ जो थी उन्होंने जगह जगह पेशावर की गलियों में प्रदर्शन किया। उनको हथियार बंद गाड़ियों का भी सामना करना पड़ा, पुलिस फायरिंग का सामना करना पड़ा। बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई। 5 मई 1930 को गांधी जी और जो भी उनके शीर्ष नेतृत्व थे कांग्रेस के, उनको कैद में ले लिया गया, जेल में भेज दिया गया। सोलापुर जो कि अभी महाराष्ट्र में है, वहाँ के जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उन्होंने पुलिस पोस्ट, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स और जो रेलवे स्टेशन थे इन पे अटैक किया। कोई भी स्ट्रक्चर जो कि ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज करता था वह अब लोगों का टारगेट बन चुका था। सरकार ने ब्रूटल रिप्रेशन यानी कि जो भयावह अत्याचारी नीति थी उसको अपनाया। शांतिपूर्वक ढंग से जो सत्याग्रही काम कर रहे थे उन पे अटैक किया, औरतें और बच्चों को पीटा गया। लगभग 1 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई। यह जो ब्रिटिश हुकूमत की सबसे घिनौनी और सबसे अमानवीय चेहरा जो दुनिया ने देखी थी, इसका भरपूर सहानुभूति भारत के लोगों को मिल रहा था। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ करने का निर्णय लिया। कारण क्या क्या थे कि बड़े नेता जैसे कि गांधी जी खुद भी गिरफ्तार थे, और आंदोलन जो है बहुत ही ज़्यादा हिंसक रूप ले चुका था। सोलापुर की ही कहानी को देख लेते हैं तो वहाँ पे म्युनिसिपल बिल्डिंग्स या ब्रिटिश स्ट्रक्चर या पुलिस पोस्ट, इन सब जगहों पे मज़दूरों ने बहुत आक्रमण किया। सरकार ने अत्याचारी तरीके से उसका रिएक्शन दिया उसका, और बहुत ज़्यादा मास अरेस्ट हुआ, टॉर्चर, फायरिंग, लाठीचार्ज, और पुलिस की तो आतताई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ऐसी परिस्थिति में कहीं भी देश भर के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो अहिंसक नहीं था। गांधी जी ने अंततः क्या किया, उनको इस आंदोलन को बंद करना पड़ा और उन्होंने कॉल ऑफ करने का ऐलान किया। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन समझौते पे वो आए। गांधी इरविन समझौता क्या था? गांधी इरविन समझौता एक कॉम्प्रोमाइज़ था गांधी जी और गवर्नमेंट के बीच में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में भी, दोनों तरफ से। सरकार ने क्या क्या छूट दी, सरकार तैयार हो गई, सहमत हो गई कि वो जितने भी अत्याचारी जो अध्यादेश उसने लाए थे, रिप्रेसिव ऑर्डिनेंस, उसको वापस लेने को सहमत हो गई। वापस से जो जब्त की हुई प्रॉपर्टी थी उसको वापस करने को तैयार हो गई। उसने सारे कैदियों को छोड़ने का
निर्णय लिया, सरकार ने सारे कैदियों को छोड़ने का निर्णय लिया, सिवाय उनको जो किसी भी तरह की हिंसक गतिविधि में लिप्त थे। सरकार ने नमक बनाने का जो कानून था, नमक बनाने का जो निर्णय था कि आप अपना नमक बना सकते हो, इसको लेकर के सरकार ने आदेश जारी किया कि आप इसके लिए स्वतंत्र हो और वापस से जितने भी दुकानें हैं ये सब चालू किए जा सकते हैं। सरकार की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से फिर क्या कंसेशंस मिले? कांग्रेस ने सहमति जताई कि वह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर देगी तत्काल। दूसरा चीज़ कि वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि होने जा रहा है उसमें वो अटेंडेंस देगी अपनी। उसके बाद वापस से ऐसा क्या हुआ कि 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पुनः लॉन्च करने की कोशिश की गई। नवंबर 1931 में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट सरकार में आई ब्रिटेन में। लॉर्ड वेलिंगटन लॉर्ड इरविन के जगह पे आए। जो काम लॉर्ड इरविन के द्वारा हुआ, जैसे कि लॉर्ड इरविन पैक्ट, उसको उसने उसके खिलाफ अपनी एक तरह से कहे तो असहमति जताई। गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खाली हाथ आए, यानी उनकी मांगें नहीं मानी गई। उन्होंने देखा कि सरकार ने नए तरीके से साइकिल ऑफ टेरर यानी कि नया अत्याचारी तरीका अपनाया था। नेहरू, गफ्फार खान जैसे नेता जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस और बायकॉट यानी कि मीटिंग्स, प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन, इन सब को मना कर दिया गया था। गांधी जी की भी गिरफ्तारी हो चुकी थी। गांधी जी ने पुनः सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने का निर्णय लिया 1932 में। लगभग 1 साल तक यह आंदोलन चला और 1934 आते आते इसने अपना मोमेंटम खो दिया। अगला टॉपिक है डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे, कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट किए इस आंदोलन में? अमीर किसान, जैसे कि अमीर किसान के कारण क्या थे पार्टिसिपेशन के? तो गुजरात के जो पटीदार थे और उत्तर प्रदेश के जो जाट, ये एक्टिव रिच पीजेंट कम्युनिटीज़ थे। इनके लिए स्वराज के लिए लड़ने का मतलब था कि हाई रेवेन्यूज़ के खिलाफ लड़ना। कमर्शियल क्रॉप यानी जिस क्रॉप से इनको फ़ायदा होता था, जैसे कि उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था ट्रेड डिप्रेशन और फॉलिंग प्राइसेस की वजह से। ट्रेड डिप्रेशन, आर्थिक तंगी आई थी, व्यापार की तंगी आई थी और जो सामान जो खेती वो प्रोड्यूस करते थे उसके दाम में गिरावट आई थी, भारी गिरावट आई थी, जिनकी वजह से उनको भारी नुकसान झेलना पड़ा था। कैश इनकम में कटौती कह सकते हैं। उसकी वजह से वो सरकार को किसी भी तरह का रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। गवर्नमेंट ने यानी सरकार ने रेवेन्यू को रिड्यूस करने को मना कर दिया। इसकी वजह से जो छोटे किसान थे वो गुस्साए और गलियों में आए और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस से पूर्ण समर्थन दिया। उन्होंने यानी कौन, छोटे छोटे किसानों ने या फिर जो भी ये थे उत्तर प्रदेश और गुजरात के जो थे किसान, उन्होंने अपने कम्युनिटीज़ को इकट्ठा किया, मेंबरशिप बढ़ाया और वापस से विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। अब पुअर पीजेंट्स के क्या रीज़न थे आंदोलन को ज्वाइन करने का? उन्होंने नो रेंट कैंपेन यानी कि नो रेंट कैंपेन चलाया। उनकी मांग क्या थी कि लैंडलॉर्ड्स के द्वारा जो उन पे रेंट लगाई जाती है वो माफ़ हो। ज़्यादातर जो गरीब किसान थे उन्होंने तो जो लैंड रेंट पे लिया था उसी को रेंट पे लगा करके जो पैसे आते थे उससे वो रेंट देते थे। उनको भी आर्थिक तंगी को झेलना पड़ा, फॉलिंग प्राइसेस को झेलना पड़ा, डिक्रीजिंग इनकम यानी उनकी जो इनकम थी वो घट चुकी थी, उसकी वजह से वो लैंड रेंट नहीं दे पा रहे थे। इसीलिए वो चाहते थे कि उनका जो रेंट नहीं चुकता हुआ है वो माफ़ किया जाए। उनके जो ग्रीवांसेस थे, उनके जो दुख थे, अब उसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे जो आंदोलन सोशलिस्ट समाजवादियों और साम्यवादियों यानी कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। गरीब मजदूरों ने, गरीब किसानों ने हिस्सा लिया। अब कांग्रेस की रिलक्टेंस क्या थी, उनकी अनिच्छा क्या थी कि उन्होंने नो रेंट कैंपेन का समर्थन नहीं किया। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि जो अमीर किसान है या ज़मींदार है उनसे नाराज़ हो, इसीलिए उन्होंने पुअर पीजेंट्स की मांगें नहीं मानी। ड्यू टू दिस, ये उनका हेजिटेंट अप्रोच था, यानी कि वो हिचक रहे थे कि अब किया क्या जाए। कांग्रेस और पुअर पीजेंट्स के बीच का जो रिलेशनशिप था वो अनसर्टेन था। अब रिच और पुअर पीजेंट्स की जो डिमांड्स थी उसमें क्या डिफरेंस था? तो रिच पीजेंट वांटेड रिडक्शन इन रेवेन्यूज, जो अमीर किसान थे वो रेवेन्यू में कमी चाहते थे और जो गरीब किसान थे वो अनपेड रेंट को मतलब कि छूट चाहते थे।
अब बिजनेस क्लास के पार्टिसिपेशन को लेकर चर्चा करते हैं। बिजनेस क्लास क्या चाहती थी? बिजनेस क्लास चाहती थी कि उन पे जितनी भी पाबंदियां लगाई गई हैं, जो नई नीतियां आई हैं, वो हटे और फॉरेन इंपोर्ट्स पे उनको प्रोटेक्शन मिले, विदेशी इंपोर्ट पे उनको, विदेशी आयात पे उनको प्रोटेक्शन मिले। उन्होंने एक इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कांग्रेस बनाया 1920 में। फिक्की का फॉर्मेशन किया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, 1927 में। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज जैसे कि पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जीडी बिरला, इन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने, और ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया इस आंदोलन को, और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया इम्पोर्टेड गुड्स में डील करने से। आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने भी अपनी एनर्जी खो बैठे, मतलब कि उनका भी, मतलब कि वो भी ठंड पड़ गए। द मिलिटेंट एक्टिविटी, जितनी भी सैन्य गतिविधियां चल रही थी और सोशलिज्म का ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था कांग्रेस मेन के अंदर, कांग्रेस के भीतर। इसके बाद अब अगली टॉपिक है जो कि पार्टिसिपेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, जो औद्योगिक जो मजदूर थे उनके पार्टिसिपेशन के बारे में चर्चा करते हैं। जो भी मजदूर, ज़्यादातर जो मजदूर थे वो इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से दूर ही रहे। उसका कारण हमने पहले भी चर्चा किया था। और नागपुर में कुछ जो मजदूर थे उन्होंने आंदोलन के प्रति अपनी कटिबद्धता या प्रतिबद्धता दिखाई। नागपुर रीजन में जो मजदूर थे उन्होंने एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया और अपना गुस्सा दिखाया लो वेजेस के खिलाफ, यानी कि जो कम मजदूरी मिल रही थी या फिर जो खराब वर्किंग कंडीशंस था, यानी जो। उसके बाद उन्होंने गांधीयन विचारधारा को और गांधीयन योजना को अपनाया। 1930 में हजारों मजदूर छोटा नागपुर खादान में उन्होंने गांधी टोपी पहन करके रैली में पार्टिसिपेट किया और विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स हुए रेलवे वर्कर्स का 1930 में और डॉक वर्कर्स का 1932 में। उसके बाद कांग्रेस ने वर्कर की डिमांड मानने से इनकार की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बड़े बड़े उद्योगपति जो उनसे नाराज़ हो। उसके बाद वो ये भी नहीं चाहते थे कि मतलब कि जो एंटी इम्पीरियल फोर्सेज है, इम्पीरियल फोर्सेज क्या, यानी ब्रिटिश के खिलाफ जो ताकतें हैं उसकी बंटवारा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उसके बाद है वुमेन का पार्टिसिपेशन, औरतों की भागीदारी। तो इस आंदोलन में औरतों की जो भागीदारी था वो बहुत ही मुख्य फीचर था, इस आंदोलन का इम्पोर्टेंट फीचर था। गांधी जी के बुलावे पे, मतलब कि गांधी जी के बुलावे पे या गांधी जी के बुलावा औरतों का एक तरह से देखा जाए तो मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। जितने भी महिला कार्यकर्ता थी हाई कास्ट फैमिलीज की, और ज़्यादातर वो हाई कास्ट फैमिलीज़ अर्बन फैमिलीज से आते थे या फिर अमीर किसानों के फैमिलीज से आते थे जो रूरल एरियाज़ में होते थे। उसके बाद साल्ट मार्च के दौरान हज़ारों औरतें गांधी जी को सुनने आती थी, और उन्होंने मतलब कि मार्च में या फिर साल्ट मैन्युफैक्चर में या फिर विदेशी कपड़ों का विरोध करने में, इन सब में उन्होंने शामिल, अपना आंदोलन में शामिल हुई। बहुत से इनमें से जेल भी गई। कांग्रेस अडॉप्टेड एन ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन, यानी कांग्रेस ने एक ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड औरतों के प्रति अपनाई। गांधी जी ये सोचते थे कि औरतों का काम है घर गृहस्थी देखना। शुरुआत में कांग्रेस महिलाओं को किसी भी तरह की अथॉरिटी यानी किसी तरह का पोजीशन अपने संगठन में नहीं दिया। उनका जो प्रेजेंस था वो सिंबॉलिक था, यानी प्रतीकात्मक था। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित और कमला नेहरू, दो तो नेहरू जी के परिवार से ही आते थे। उसके बाद है in the next topic we will discuss about limitation of civil disobedience movement. So that's all about this topic. Thanks.